नमस्कार, चर्चा में स्वागत है आपका। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हम अक्सर जब भी कभी भारत की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि विविधता में एकता भारत की ताकत है। हम ये कहते हैं कि भारत विविधताओं के बावजूद एक है, क्योंकि हमको बहुत सारी हमारी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है, वो हमें जोड़ती है। और एक और चीज हिंदुस्तान को जोड़ती है और वो है भारत की रेल। जी हां, भारत की रेल ऐसी है कि आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक चले जाइए तो आपको नजर आएगा विविधताओं में कि एक जो भारत है वो आपको दिखाई देगा। कैसे हिंदुस्तान तमाम अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग रंग, अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं उनके होने के बावजूद हिंदुस्तान एक है। और जब रेल की बात होती है तो रेल, भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। दुनिया के सबसे ज्यादा यात्रियों को हर रोज उनके मंजिल तक पहुंचाने वाली वो भारतीय रेल है। अब ज्यादा दूर नहीं है जबकि भारतीय रेल का एक और बजट संसद में पेश किया जाएगा। जी हां, 25 फरवरी को बजट सत्र शुरू होने के बाद 23 फरवरी को बजट सत्र शुरू होगा और 25 फरवरी को रेल बजट पेश किया जाएगा। तो सबकी उम्मीदें इस पर लगी हैं कि रेल बजट दरअसल कैसा होगा। तो इस बार रेल बजट से लोगों की क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, उसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आगामी 25 फरवरी को जब रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपना दूसरा रेल बजट पेश करेंगे तो उनके समक्ष बड़ी चुनौती रेलवे में खर्च की कटौती और राजस्व में बढ़ोतरी की होगी। मौजूदा समय में रेलवे की वित्तीय स्थिति उसकी भावी योजनाओं के क्रियान्वयन में खासी आड़े आ रही है। लिहाजा अब जरूरी हो गया है कि कुल खर्च में लगभग 15% तक की कटौती की जाए। मोटे अनुमान के अनुसार हर वर्ष कुल खर्च में लगभग 11 से 12% तक की वृद्धि देखी जाती है। इस बार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की स्थिति में वित्तीय संसाधन की समस्या कुछ ज्यादा ही विकट है, जिसके कारण रेलवे पर तकरीबन 32,000 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। जाहिर तौर से रेलवे में व्यापक सुधार, नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए रेल किराए भाड़े में भी इस बार वृद्धि संभव हो सकती है। पिछले एक वर्ष में भारतीय रेल में यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा संरक्षा को लेकर कई पहल की, जिससे रेल यात्रा में कुछ बेहतर बदलाव देखने को मिले। टिकट दलालों पर नकेल कसने के लिए रेलवे ने नए नियमों की घोषणा की है। इसके तहत अब एक यूजर आईडी से एक महीने में केवल 6 टिकट ही बुक किए जा सकेंगे। यही नहीं, रेल सफर के दौरान अब यात्रियों को ऑनलाइन खाना मंगवाने की भी सुविधा है। भविष्य में यात्रियों को और अधिक सुविधाएं दिए जाने की बातें हो रही हैं। रेल कोच को स्मार्ट बनाया जा रहा है, जिनमें वेकअप अलार्म स्टेशन के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। बर्थ इंडिकेटर से सीट ढूंढना आसान होगा। मेट्रो ट्रेन की तरह ही अनाउंसमेंट सिस्टम का प्रयोग होगा। कोच में मॉड्यूलर बायो टॉयलेट लगाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। स्मार्ट कोच में स्वचालित दरवाजे और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एसी यूनिट भी लगाए जाने की तैयारी हो रही है। ये सारी कवायद यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की ही हैं, जिसकी एक रेल यात्री को रेल विभाग से बराबर तवक्को रहती है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट में रेल मंत्री यात्रियों के लिए इन बेहतर सुविधाओं की घोषणा करेंगे। सवाल यही उठता है कि ये सारी सौगातें वास्तविक तौर पर कितनी संभव हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त भारतीय रेल यात्रा कई अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कोसों दूर है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं और इसके अलावा हमारे साथ जो आम दर्शक भी हैं, जो रेलवे से रोज सफर करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। वो अपनी उम्मीदें, आकांक्षाएं बताएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ एनपी श्रीवास्तव जी हैं। एनपी श्रीवास्तव जी पूर्व फाइनेंशियल कमिश्नर हैं रेलवे बोर्ड के। और जब इस बार रेल बजट रेल मंत्री सुरेश प्रभु पेश करेंगे तो बहुत से लोगों की उम्मीदें ये हैं कि क्या इस बार रेलवे का नया चेहरा दिखाई देगा। बहुत सारी चुनौतियां हैं रेलवे के सामने। क्या उन चुनौतियों से पार जाने का एक जो मंशा है वो इस रेल बजट में दिखाई देगी। श्रीवास्तव जी, अगर भारतीय रेल की बात करते हैं तो इस वक्त अगर बात करें, सबसे बड़ी चुनौती जो शायद भारतीय रेलवे के पास है वो यही है कि वो कैसे मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की तरफ बढ़े। और अगर आगे बढ़ना है, विस्तार होना है, आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ना है तो आपको पैसा चाहिए। लेकिन रेलवे की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है नहीं। आंकड़े ये बताते हैं कि 91% हिस्सा जो रेलवे है वो अपने वेतन भत्तों, कर्ज पर ब्याज और पुराने तौर तरीके के कामकाज पर खर्च करता है। ऐसे में सवाल यह है कि कहां से पैसा आएगा। देखिए, पैसा लाने के लिए सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। या तो आप किराए बढ़ाइए। किराए बढ़ाने के मतलब होते हैं कि आप फ्रेट बढ़ाइए या पैसेंजर फेयर बढ़ाइए। और पिछले
20 वर्षों में यही हुआ है कि पैसेंजर फेयर नहीं बढ़ाते रहे हैं, हम लोग फ्रेट बढ़ाते रहे हैं, इससे कि हमारे फ्रेट की जो लोगों को इस्तेमाल करने की टेंडेंसी है वो कम होती चली जा रही है, क्योंकि हमारे फ्रेट अंतर्राष्ट्रीय कंपैरिजन में भी सबसे ज़्यादा है, मगर पैसेंजर फेयर अंतर्राष्ट्रीय कंपैरिजन में भी सबसे कम। तो या तो किराया बढ़ाया जाए या खर्चा कम किया जाए। तो खर्चा कम करने के लिए जैसे आपने बताया 91% जो है, अब उसके अंदर 50% हमारा जो है वो तनख्वाह और पेंशन में चला जाता है, करीब 30% जो है वो हमारा फ्यूल के अंदर चला जाता है, और 10% जो है वो स्टोर और ऐसे खर्चों पर, ये फिक्स कॉस्ट हैं, इनको आप घटा बढ़ा नहीं सकते। केवल अगर आपने ट्रैफिक ज़्यादा किया है तो हो सकता है कि आप अगर ट्रैफिक ज़्यादा करें तो उससे आमदनी ज़्यादा करें, तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बहुत कम होगी, आमदनी ज़्यादा हो जाएगी। मगर उसके लिए जो इलास्टिसिटी है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर डिपेंड करती है। अब इकोनॉमी के अंदर अगर आप 8.5-9% बढ़ती है तो हमको कम से कम 10% के हिसाब से रेलवे का ट्रैफिक बढ़ना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि पहली चीज़ तो कि हमारी इकोनॉमी 8.5% की जीडीपी की बात करी गई थी, अब हम 7% की बात कर रहे हैं, तो वो भी नहीं। अभी जो रेलवे की कैपेसिटी है वही पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो। जो अभी तक के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि अब की बार जो उन्होंने बजट की थी आमदनी वही पूरी तरीके से उनको नहीं मिल पाएगी। अगर वही आमदनी पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगी तो पिछले को आप पहले पूरा करिए, फिर 32,000 करोड़ का जो 7th पे कमीशन का खर्चा, बिल्कुल 7वां वेतन आयोग, अगले साल आप वो भी एक बड़ी चुनौती है। तो यानी आप कह रहे हैं कि मुख्य रूप से रास्ते सिर्फ यही है कि या तो खर्चा कम किया जाए, उसमें कटौती की जाए, या फिर यात्री किराया बढ़ाया जाए। माल भाड़े का विकल्प है, लेकिन कितनी बार माल भाड़े और कब तक बढ़ाते रहेंगे, भाड़े का वो विकल्प खत्म होता वो विकल्प आप कह रहे हैं खत्म हो गया। के अग्रवाल साहब हमारे साथ पूर्व सदस्य हैं रेलवे बोर्ड के ट्रैफिक के। अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है यही विकल्प है? जैसा कि ये भी श्रीवास्तव जी ने बताया कि इस बार ये भी नहीं बोलना चाहिए 7वें जो वेतन आयोग है उसका भी आपके ऊपर, रेल के ऊपर जो है उसका भी बोझ आने वाला है, बहुत बड़ा बोझ है। तो ऐसे में क्या आप विकल्प देखते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि जो हमारे दो मेन व्यवसाय हैं, पैसेंजर ट्रैफिक और फ्रेट ट्रैफिक, स्थिति ये है कि पैसेंजर ट्रैफिक के मेंटेनेंस पे, ऑपरेशन पे 80,000 करोड़ रुपए साल का खर्च आता है और 45,000 करोड़ की उगाही होती है। तो 35,000 करोड़ का सालाना जो नुकसान होता है पैसेंजर सर्विसेज पे, उसकी भरपाई ज़बरदस्ती फ्रेट से की जा रही है। नतीजा ये है कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो रेल कोएफिशिएंट 50 के लगभग था वो अब 30-32 पर रुका हुआ है, और 1100 मिलियन टन हम ढोते हैं और हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, जबकि देश में जीडीपी के अनुसार 3500-3600 मिलियन टन का ट्रैफिक है। तो ये स्लो इकोनॉमी में भी करीब 2400 मिलियन टन ट्रैफिक रोड से और दूसरे माध्यमों से जा रहा है। एक तरफ तो ये सच्चाई है, दूसरी तरफ ये सच्चाई है कि बड़े बड़े स्कॉलर और ज्ञाता 50 साल से ये पढ़ा रहे हैं कि साहब भारतीय रेल 4.5 गुना फ्यूल एफिशिएंट है रोड के बनिस्बत, और उस देश में जहां 80% फ्यूल फॉसिल इंपोर्ट होता है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाती है। अभी ठीक है $30 पे हम मौज कर रहे हैं, लेकिन हमें $90 और $100 नहीं भूलना चाहिए, जबकि चरमरा जाती है। और एक अवस्था थी 25 साल पहले कि सोना गिरवी रखना पड़ा था IMF को, हमें भूलना नहीं चाहिए वो दिन। लेकिन पता नहीं क्यों, क्या ऐसी हमारी मेंटल, जिसको कहते हैं ना, बेड़ी है कि हम सच्चाई को देखते नहीं हैं। अगर देश का ये मिशन है कि मेक इंडिया इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव, वो कैसे होगा? लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आपके घटेंगे नहीं, आपका जो फिनिश प्रोडक्ट का इंटरनेशनल प्राइस कंट्रोल में आएगा नहीं। आप कहते हैं कि आप देश दुनिया की तीसरी चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में आपको क्या पाई है? 2% भी शायद होगा। तो यानी आप भी तो ये कैसे हम जोड़ते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। मानते हैं कि किराया बढ़ाना ही जो है रेलवे के पास एकमात्र विकल्प है? जी नहीं। हाँ, और क्या विकल्प है? सबसे बड़ा साहब ये है
कि हमें हिम्मत जुटा करके जो हमारी सरकार है उसको अपने सोचने का नजरिया बदलना होगा। जी। केवल किराया बढ़ाना दिस इज अ सॉफ्ट ऑप्शन। तो फिर दूसरा ऑप्शन बहुत जल्दी में। दूसरा ऑप्शन यही तो है विस्तार से और कि आप जो है पॉलिसी को रैशनलाइज करिए, या तो अगर 35,000 करोड़ आपको घाटे में पैसेंजर ट्रैफिक को चलाना है तो जैसे एलपीजी पे आप सब्सिडी ट्रांसफर करते हैं ऑयल कंपनीज को, तो सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री 35,000 करोड़ रेलवे को दे दे। यानी आप कह रहे हैं कि इस तरह बस पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए, क्लियर कट पॉलिसी में बदलाव। अग्रवाल जी जो कह रहे हैं, अगर उसको हमें समझना हो तो मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि बहुत आम व्यक्ति के समझने के हिसाब से कि 1 किलोमीटर जो एक यात्री रेल से सफर करता है उस पर रेलवे का 54 पैसे खर्च होता है, जबकि रेलवे उससे 26 पैसे कमाती है, यानी 28 पैसे का साफ साफ घाटा है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो ये स्थिति है। महेश कपूर जी हमारे साथ है जो कि पूर्व सलाहकार है योजना आयोग के। महेश जी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप आमदनी भी कम कर सकते हैं, ये भी एक विकल्प है। 15% का एक टारगेट रखा कि 15% आमदनी जो है कम करें, तो फिर शायद वो भी एक रास्ता हो सकता है। आपको लगता है? कैसे? आप आमदनी नहीं, खर्चा कम। खर्चा, सॉरी, खर्च कम करने का। जी 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 जी। खर्चा कम करने की संभावना कम है। जैसे श्रीवास्तव साहब ने कहा कि कुछ बहुत तो फिक्स्ड कॉस्ट है, कम कर सकते हैं जरूर। थोड़ा स्टाफ कम कर दिया जाए, कुछ एक्सेस है तो उससे कुछ हो सकता है। इत्तेफाक से जो हम 7वीं पे कमीशन की बात कर रहे हैं, अगर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन इसी साल कर देंगे तो कम से कम एरियर्स का बोझ नहीं उठाना होगा, जो पहले पे कमीशन के साथ होता था। 3-3, 4-4 साल के वो एरियर्स देते थे। ये एक बेनिफिट है इस साल रेलवेज को और तमाम गवर्नमेंट को कि एरियर्स नहीं देने होंगे। दे विल स्टार्ट पेइंग फ्रॉम जनवरी। मेरा कहना रेलवे के लिए एक टोटली डिफरेंट बात है। हमने रेलवे में इन्वेस्टमेंट बहुत कम की है। इन्वेस्टमेंट कम करी है, इसका मतलब कैपेसिटी कम है। जब कैपेसिटी कम हुई तो हमने माल रिफ्यूज करना शुरू कर दिया। कुछ माल तो फ्रेट की वजह से, टैरिफ की वजह से रोड्स को गया जी। कुछ माल इस वजह से भी गया कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी और हाई वैल्यू ट्रैफिक जो था वो रोड्स को पहले चला गया। इसलिए कैपेसिटी न होने के कारण एक अच्छा हाई वैल्यू ट्रैफिक चला गया। बात तो कपूर साहब वही घूम फिर के आ जाती है, उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसा उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा। हाँ तो करना चाहिए ना। कब तक आप पैसा वो नहीं पैसा लगाएंगे? आएगा कहां से? सवाल तो यही है कि बजट की बात हो रही है तो सवाल है कि प्रभु जी के पास क्या विकल्प है, पैसा कहां से लाएं? पैसेंजर ट्रैफिक को तो बढ़ाना ही है, अनिवार्य है। जी जी जी। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं, द्वारका से टैक्सी लेकर आप नई दिल्ली में ज्यादा पैसे देते हैं और नई दिल्ली से पटना का किराया कम है जी। ये कहां तक चलेगा? आपने दोनों ही जो दो बातें कही वो राजनीतिक रूप से जो है वो बड़ी संवेदनशील बातें हैं कि आपने कहा कि आप अपना स्टाफ कम कर दे रेलवे, और दूसरी बात आपने कही किराया बढ़ा दे। दोनों ही बहुत, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या राजनीतिक साहस जो है वो सुरेश प्रभु रेल मंत्री दिखाएंगे इस बार, ये एक बड़ी बात। श्रीवास्तव जी, मैं एक बात कहना है अशोक जी, अभी 3 वर्ष है। जी जी जी। अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? श्रीवास्तव जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो पहला बजट प्रभु जी का था उसमें मुझको, मैं 20 बरस से बजट में काम, मैं पहले 5 साल मैंने बनाया है और पिछले उसके 15 साल से विश्लेषण कर रहा। पहला मुझे बजट ये लगा जिसके अंदर कि आपको उस बजट, रेलवे बजट का राजनीतिकरण नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उसमें ये नहीं कि 150 आपने नई गाड़ियां चालू कर दी या आपने सब प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए, या आपने उसमें जो उन्होंने फोकस थी वो वही जो महेश जो आप कह रहे हैं कि साहस दिखाया है, तो इस बार भी वो साहस दिखा सकते हैं। कैपेसिटी भगवान भरोसे नहीं छोड़ी जाएगी रेल। प्रभु जी जो है कोई ना कोई कड़ा फैसला ले सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ विजय ठाकुर जी हैं, पूर्व अध्यक्ष है इंडियन टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के। विजय ठाकुर जी, टूरिज्म जो है दुनिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, एक ऐसा सेक्टर है, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी जो है इसी पर चल रही है, लेकिन अगर रेलवे के हिस्से में देखा जाए तो कुछ भी नहीं आता। आपको लगता है ये एक ऐसी चीज है जहां रेलवे कुछ नए काम करके, कुछ ऐतिहासिक कदम उठाकर इस तरफ भी जो है अपना बढ़ा सकता है आमदनी? बिल्कुल बढ़ा सकता है। आजकल जिस हिसाब से टूरिज्म बढ़ रहा है, हमारा अपना डोमेस्टिक टूरिज्म इतना है, अगर रेलवेज में पैसेंजर्स को फैसिलिटीज मिले, अपग्रेडेशन ऑफ कोचेस हो, फैसिलिटीज हो, एमेनिटीज हो, तो आई थिंक हमारे जितने भी नए यंगर लॉट है या जो भी ट्रैवल कर रहा है, मैं 10 रुपए या 100 रुपए फालतू देने में बिल्कुल मना नहीं करूंगा,
क्योंकि मुझे वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आप कभी बाहर की ट्रेनों में जाके देखिए, आप क्या सफाई है, आप उनके टॉयलेट देखिए, यहाँ पे कोई गंदगी पड़ी रहती है। सबसे बेकार तो सबसे खाना इनका बेकार है, आप कोई खा नहीं सकता। मेरे ख्याल जिस तरह का रेलवे का खाना है, जो भी इसकी पर अब तो ऑप्शन विकल्प कई सारे दे दिए गए खाने के लिए। नहीं, खाने के दे तो देंगे, लेकिन जो मेजर जो है उस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो क्यों नहीं ये इनकी अपनी संस्था जो है, केटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वही उसको क्यों नहीं इम्प्रूव कर सकते? आपने बड़ी दिलचस्प बात की, क्योंकि रेल मंत्रालय के एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा था कि भाई इतने लोग हमारे यहाँ ट्रैवल करते हैं, आप ये सोचिए कि हम लोग, हमारा मुख्य काम जो है रेल चलाना है, रेस्टोरेंट चलाना नहीं है, जो रेलवे के अधिकारी कहते हैं। तो कहते हैं इसलिए फूड को लेकर बहुत ज्यादा चीजें नहीं सोचनी चाहिए, उनका ये कहना है। आप इस पर क्या कहेंगे? मतलब आपको लगता है कि जो अगर पैसेंजर है उसको एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है कि उसको साफ सफाई मिले, दूसरा आप कह रहे हैं कि उसको अच्छा खाना मिले, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस हो, आप ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और इसकी वजह से मेरे ख्याल कोई पैसेंजर ऐसा नहीं है कि भाई जो आपको पैसे नहीं देगा, जिसको कंफर्ट मिलता हो। इसमें आप कभी कंफर्टनेस नहीं है, आपको टिकटें नहीं मिलती, आपको टाउट्स के पास जाना पड़ता है। तो देयर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जो टूरिस्ट फेस करता है। तो ये सारी चीजें अगर हटें और अगर आपको टूरिस्ट को सुविधाएं मिलेंगी तो डेफिनेटली वो उसको परवाह नहीं करेगा कि मैं थोड़े से पैसे। ये आपने पॉइंट उठाया, हम इस पर जरूर आगे बात करेंगे। हमारे साथ बीएन पुरी साहब हैं, जो कि निदेशक और सीईओ हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपर। पुरी साहब ये बताइए, जब ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है कि इतना ज्यादा किराया बढ़ाया गया, उसको लेकर उसके कारण बहुत सारा जो है लोग अब प्रेफर नहीं करते, और जो आंकड़े बताते हैं वो ये कि 3 दशक में माल भाड़ा जो है रेल का 62% से घटकर 36% रह गया। कपूर साहब ने कहा था सिर्फ सवाल ये नहीं कि हम जो हाई एंड को है हम उसको मना भी कर देते क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर माल भाड़े की बात करें, किराया बढ़ाना शायद विकल्प नहीं है, पर और क्या करना चाहिए कि इस तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा जो है माल भाड़ा रेलवे ढोने की स्थिति में आए? देखिए, जब हम किसी सेक्टर की बात करते हैं, उसके डेवलपमेंट में ये डेवलपमेंट एजेंडा बनाते हैं, जब नीति निर्धारण करते हैं, तो 2-3 चीज़ें बातें ज़रूर देखनी चाहिए। पहली तो बात है कि ये सेक्टर का भूमिका क्या है हमारे देश की व्यवस्था में और उसकी तरक्की के लिए, जो हमारा विकास प्रक्रिया है उसमें क्या उसका रोल है। इसमें रोल जो ट्रांसपोर्ट का है वो बड़ा महत्व है, सब जानते हैं। रेलवे का रोल जो कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इफ सोशल कॉस्ट दी जाए तो बहुत ज़्यादा है। हमने रेलवे की स्टडी कराई थी, मैं मेंबर सेक्रेटरी था नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट जो गई 2014 में। एक स्टडी के मुताबिक यदि ये कॉस्ट ली जाए तो कंट्री को जो मॉडल मिक्स बना है, जो कह रहे हैं अभी 35% या 65% है इन फेवर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, उसका कंट्री को 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है एनुअली। ये फिगर ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट से की गई है। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का मतलब ये है कि उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम की जाए। सारी कंट्रीज में ये हो रहा है जी, यहाँ नहीं हो रहा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है 40,000 करोड़ जो जाता है इन टर्म्स ऑफ सोशल कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट द कंट्री, वो जो हिडन, जो हम कहते हैं एक्सटर्नल नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आती हैं, पोल्यूशन आता है जिससे हम एक्सीडेंट्स होते हैं रोड्स के, उसका लैंड यूज ज़्यादा होता है रोड ट्रांसपोर्ट में। जो हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ये सब चीज़ें इवन हमारे पास पैसा भी आ जाए, दे भी दें, तो रेलवे का रोल रहता है। 40,000 करोड़ को हम यदि हाफ भी ले लें, 1/4 भी ले लें, इट इज़ अबाउट 16% ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन द कंट्री जी। तो इसको देखते हुए मेरा तो ये विचार है कि ये रेलवे के बजटरी सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कह रहे हैं कैपेसिटी ऑगमेंटेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक आंकड़ा दूंगा, ये हम 0.4% ऑफ जीडीपी रेलवे पे खर्च कर रहे हैं आजकल। ये सेम जीडीपी 0.4% रोड्स पे होती थी 10 years बैक। और जब हमारे पहले एनडीए गवर्नमेंट ने, वाजपेयी साहब ने चलाया था सिलचर से सौराष्ट्र तक, और जो एनएचडीपी चलाया था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, तब सिर्फ 0.4% होता था। अब रोड में होता है 1.2% ऑफ जीडीपी इज इन्वेस्टमेंट। हमको उस लेवल पे लाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, आप कह रहे हैं कि इसको लाना पड़ेगा इसके लिए। और दूसरे विकल्प जो हैं वो छोड़ने नहीं चाहिए। वो हैं कि आपको प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन लानी होगी इसके लिए उसको एनकरेज करना पड़ेगा। लैंड यूज, जो लैंड है आपका, लैंड से कुछ पैसा आएगा, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आपको जीबीएस बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप देखते हैं कि 40,000 करोड़ का नुकसान कंट्री को हो रहा है
और ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा ट्रांसपोर्टेशन, ये बढ़ता रहेगा रोड ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक, सस्टेनेबल नहीं रहेगा और उसके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए कुछ स्टेप चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप कैपेसिटी बढ़ा दी पैसा आ गया, 3-4 स्टेप बहुत जरूरी हैं जो मैं जल्दी बताता हूँ आपको। एक तो चाहिए जैसे उन्होंने कहा फेयर फ्रेट रेशो फिर बढ़ाइए। सेकंड थिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स, अभी क्या होता है डिपार्टमेंटल वाइज होता है और डिसीजन डिपार्टमेंटल प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं। उसकी डिटेल में जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड देन कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट इवॉल्व प्रोजेक्ट एंड मॉनिटर द प्रोजेक्ट। पैसा मेरे हिसाब से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो है जी, पैसा तो चाहिए, तो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है आपका स्किल डेवलपमेंट, जो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। हिमांशु जी, पॉलिसी चेंज और रिफॉर्म्स की बात है, लेकिन वो एक लार्जर पहलू है। अगर आम आदमी की बात करें तो एक जो विशेषज्ञों की राय निकल कर आ रही है कि किराया तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो रेल बजट में इस तरह का हो सकता है किराया बढ़े, पर यात्री कहते हैं कि भाई आप सुविधा दे दीजिए, किराया तो हम ज्यादा देने को तैयार हैं, लेकिन बात यह जाती है कि जब तक आप किराया नहीं बढ़ाओगे ज्यादा सुविधाओं कैसे देंगे। तो ये मुर्गी पहले या अंडा पहले, ये वो चक्र एक तरह से हो जाता है। किराया बढ़ा तो बड़ा सेंसिटिव मसला हो जाता है और लोग कहते हैं सुविधाएं नहीं मिली, सुविधाएं देनी है तो उसके लिए आपको किराया बढ़ाना ही पड़ेगा। विकल्प क्या है दरअसल सुरेश प्रभु जी के सामने? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक पैनलिस्ट ने डिस्कस नहीं की है, जो रेलवे की एफिशिएंसी लेवल है, जो स्टाफिंग लेवल है। एक फॉर्मर ऑफिशियल ने जैसे बोला था कि अभी तक इतने सालों तक क्या हुआ है कि आप किसी एरिया से हैं, आप रेल मंत्री बन गए तो वहाँ से जो गाड़ी जा रही है वहाँ रुकेगी जरूर। हाँ। ठीक है, फिर आपके यहाँ जहाँ एक डिविजनल रेलवे मैनेजर होता था वहाँ एक पूरी डिवीजन बन गई है, उसके लिए एक जनरल मैनेजर आ गया है, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आ गए हैं, उससे कॉस्ट बढ़ती जा रही है। मैं मानता हूँ लॉस मेकिंग ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि जिस प्रकार की सर्विस मिल रही है आज, उसमें आप यहाँ से अगर आपको बॉम्बे जाना है, आप राजधानी में जाएंगे तो 3 से 5 हज़ार रुपये आपका खर्चा होगा, जो अभी एयर ट्रैवल से ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि एयर ट्रैवल अगर आप 15 दिन 1 महीना पहले बुक करेंगे आपको सस्ती टिकट मिल जाएगी। जहाँ तक रेलवे यात्री का सवाल है, आज के दिन भी आपको ट्रेन मिलेंगी जो यहाँ से बॉम्बे 30 या 36 घंटे में पहुंचाएंगी। ठीक है, और यही स्पीड और एफिशिएंसी 70s में भी शायद होती थी। अब अगर आप कंपेयर करें कहाँ एयरलाइन, रोड ट्रांसपोर्ट और ट्रेन थी 70s में मिनिमम प्रोग्रेस ट्रेन का हुआ है। बाय एंड लार्ज वही फैसिलिटीज़ हैं, थोड़ी सी कहीं प्राइवेट सर्विस आ गई हो या केटरिंग इम्प्रूव कर गई हो, कुछ स्पेसिफाइड ट्रेन्स चली हैं जो बेटर हैं, नई राजधानी चली हैं, शताब्दी एक्सप्रेस चली छोड़ दे तो उनको छोड़ दे जो आपकी पुरानी मुंबई पहुंचने में पंजाब मेल है, फ्रंटियर मेल है, वो वही है। परहैप्स 70s में बेटर थी क्योंकि आपको रिजर्वेशन जल्दी मिल जाता था। मेरे को ये भी नहीं मंजूर है कि आपको 2 महीने पहले टिकट बुक करनी पड़ती है। वो जमाने गए कि आप 2 महीने पहले प्लान कर लेंगे। बिल्कुल, तो इन सब की जरूरत है। और जहां तक किराए और फाइनेंस की बात है, जैसे इन्होंने रोड की बात की थी, जब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू हुआ था और टोल रोड की पहली बार बात हुई थी जी, तो सारे विशेषज्ञों ने यही बोला था कि जहां भी आप टोल रोड लगाएंगे आपको एक पैरेलल पुरानी फ्री रोड भी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को आदत ही नहीं है पैसे देने की। जी। लेकिन वो इतना बढ़िया एग्जीक्यूट किया था उस पिछली एनडीए गवर्नमेंट में। नहीं, आज के दिन किसी को सफर करना हो अपनी गाड़ी में तो पूछता है यार टोल रोड है तो वहां से चलेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप सर्विस देने को तैयार हैं, तो क्वालिटी देते हैं, तो लोग बहुत हैप्पीली पे करेंगे। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। कुल मिलाकर अगर देखें तो जो विशेषज्ञ हैं वो ज्यादातर ये इशारा कर रहे हैं कि इस बार रेल बजट में यात्रियों के लिए कोई बहुत बड़े तोहफे उस हिसाब से रेल जो किराया भाड़ा उस हिसाब से नहीं, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है। हमने देखा जो रेलवे का राजनीतिक दोहन होता रहा, उसके कारण हमने देखा कि न सिर्फ कहीं पर भी रेलवे को रोक दिया जाता था, बल्कि साथ साथ सालों साल रेल के किराए नहीं बढ़े। लेकिन अब हमको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा, रेल के किराए बढ़ सकते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, आम जनता के मन में क्या बात है, रेलवे से क्या अपेक्षाएं हैं, उस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free-fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary.
धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ बनने वालों में से? जागो ग्राहक जागो। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। 2 बूंद जिंदगी के, इन्हीं 2 बूंदों ने इस देश को पोलियो से आजादी दिलाई। इन जैसे हजारों नायकों ने मीलों का सफर तय किया, हर बच्चे तक इन 2 बूंदों को पहुंचाया। लेकिन देखिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी भारत में बच्चों को पोलियो और अन्य बीमारियों के टीके लगवाने हैं ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सके। 21 फरवरी को अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। अरे वाह, हार तो बड़ा सुंदर है तुम्हारा। आर्टिफिशियल है क्या? आर्टिफिशियल? असली सोने का है। ढेरों डिजाइन्स में से चूज किया है मैंने। फिर तो BIS हॉलमार्क का निशान भी जरूर होगा। सिर्फ डिजाइन्स और चमक से नहीं, असली सोने का भरोसा होता है हॉलमार्क का निशान। क्योंकि सोना सिर्फ आभूषण नहीं है, ये है जिंदगी भर की पूंजी। जागो ग्राहक जागो। 2 बूंद जिंदगी के, इन्हीं 2 बूंदों ने इस देश को पोलियो से आजादी दिलाई। इन जैसे हजारों नायकों ने मीलों का सफर तय किया, हर बच्चे तक इन 2 बूंदों को पहुंचाया। लेकिन देखिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी भारत में बच्चों को पोलियो और अन्य बीमारियों के टीके लगवाने हैं ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सके। 21 फरवरी को अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में 1 बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम रेल बजट पर बात कर रहे हैं। 25 तारीख को 25 फरवरी को रेल बजट पेश करेंगे सुरेश प्रभु, रेल मंत्री। उनका दूसरा रेल बजट होगा।
क्या लोगों की उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, उसी पर हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने अपनी राय दी और विशेषज्ञों की राय तो देखें तो उसमें कई सारे विकल्प हैं, लेकिन एक विकल्प जो है जिस पर लग रहा है कि कम से कम यात्री किराया बढ़ सकता है और वो बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि रेलवे की जो फाइनेंशियल स्थिति है, जो उसकी जो वित्तीय सेहत है, उसको सुधारने के लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं उनके बजट से, यहाँ पे लोगों से पूछते हैं जी। मान लिया रेलवे का किराया बढ़ गया तो क्या लोगों को सारी फैसिलिटी मिलेगी, जो मतलब जैसे प्लेन का भी किराया बहुत होता है तो उसमें लेकिन सभी प्रकार की फैसिलिटी मिलती है। हवाई जहाज में खाना नहीं मिलता, आप पे करते हैं, फिर भी इस तरह की भी सुविधा है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सब सुविधाएं मिलेगी। लेकिन खैर, आपका सवाल मैं लूंगा जी। थोड़ी सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि कोई भी पिता या माता अपनी बेटी को या बेटे को भी आज की डेट में अकेले सफर नहीं करने देते, तो थोड़ा सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए। ये बड़ा वाजिब जो है सवाल है। सेफ्टी पर रेलवे को जरूर काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का ये सवाल, मैं हिमांशु जी अगर आपकी तरफ लाना चाहूं, लोगों को और खास करके महिलाओं को लगता है कि भाई सेफ्टी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो अगर आप करें, लोग पे करने के लिए तैयार है। उसके लिए रेलवे के पास क्या विकल्प है? रेलवे अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए काफ़ी कुछ कर सकता है, लेकिन ये जो सिचुएशन है, जो ओवरऑल कंट्री की सिचुएशन है, उसका सबसेट है। ऐसा नहीं है कि आसपास महिलाएं बहुत सुरक्षित घूम सकती हैं और रेल में चढ़ गई तो उनको खतरा है। तो एक तो ये ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस का इशू है, और दूसरा रेलवे में जितना भी स्टेप्स लिया जा सकता है सिक्योरिटी बढ़ाने का, और उसमें जो रेलवे स्टाफ है जो ट्रेन में, उनको ज़्यादा एम्पावर करना पड़ेगा कि वो कुछ एक्शन ले पाएँ। और कई बार इश्यूज होते हैं कि ये जुरिस्डिक्शन स्टेट पुलिस की है, जीआरपी की, आरपीएफ की, इसमें बहुत क्लैरिटी होनी पड़ेगी। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं मानता हूँ कि जिन लोगों के बच्चे हॉस्टल में दूर पढ़ते हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो निश्चित बाय एयर ही उन्हें बुलाते हैं। बिल्कुल। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस पे अगर जोर होगा और एडवर्टीजमेंट भी आएंगे तो बेशक रेवेन्यू बढ़ेगा। उसमें कोई सुझाव है, बिल्कुल, ये भी एक सुझाव है कि रेवेन्यू बढ़ाने का। जी सर, मेरा ये कहना है, अभी हाल ही में एक ट्रेन स्टार्ट की गई दिल्ली से लेकर वाराणसी तक, महामना एक्सप्रेस की आप बात कर उसकी रहे हैं। एक हफ्ते में ऐसी दुर्दशा कर दी गई। तो हम लोग जिम्मेदार है ना, उसके लिए तो यात्री जिम्मेदार। तो इसी पे मैं कहना चाहूंगा कि हमें सोच बदलने की पहले जरूरत है, उसके बाद हम सरकार पे ब्लेम करें। यानी सिर्फ हम रेलवे की बात ना करें, बल्कि हम रेलवे को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये यात्रियों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी रेल है भारतीय रेल। जी, सब लोग किराया देते हैं, ठीक है, फ्री में तो कोई ट्रैवल नहीं करता, तो उन जितना वो किराया दे रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि सर्विसेज के मामले में या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या रेलवे लाइंस के मामले में रेलवे कहीं भी सही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम भी है, सर्विसेज, चाहे वो फूड की सर्विसेज है, रेस्ट रूम्स की, स्टेशन की सर्विसेज है, सब जगह जो लोकल पब्लिक है प्रॉब्लम फेस कर रही है। जी, आप कुछ कहना चाहती? हाँ, ट्रेन्स की खाली मेंटेनेंस की बात नहीं है, रेलवे स्टेशंस भी काफी गंदे रहते हैं, तो उस पर भी ज्यादा थोड़ा ध्यान। पर पिछले कुछ सालों में बदलाव आया, कुछ लोग ये भी कहते हैं, हमने भी अपने रिपोर्टर्स भेजे थे, थोड़ा बहुत बदलाव भी दिख रहा है, पर शायद लोगों को भी सजग होने की जरूरत है, सफाई की बात जब हम करते हैं। हाँ, बट स्टिल अगर सिर्फ ट्रेन ही नहीं, रेलवे स्टेशंस भी साफ होने चाहिए, एंड दैट टू मेंटेनेंस तो रेलवे ट्रेन में काफी ज्यादा जरूरी है। जी जी, बिल्कुल, मेंटेनेंस और साफ सफाई बहुत जरूरी है। फैसिलिटी बढ़ाएं तो लोग इजीली पे करेंगे, तो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, प्रभु जी के लिए एक सजेशन। इधर भी हमारे साथ बहुत सारे ऑडियंस हैं, उनके मन में क्या सवाल है ये भी लेता हूं मैं। जी सर, मार्केट का एक बेसिक सा रूल है डिमांड एंड सप्लाई, और ट्रेन्स की काफ़ी डिमांड है, टिकट्स की काफ़ी डिमांड है, हमें कम से कम 2 महीने पहले टिकट कंफर्म बुक करना पड़ता है। इंस्टीड ऑफ दैट, वाई रेलवे इज नॉट एनहांसिंग द कैपेसिटी इफ डिमांड इज ऑलरेडी देयर? And it's not only demand, it's a huge demand. Why don't government is allowing the private partners to play in that? के अग्रवाल जी, आपको लगता है कि इस मामले में क्या रेलवे के पास विकल्प है? क्योंकि जितना ज्यादा, हालांकि एक पक्ष ये भी है, जो लोग कहते हैं कुछ सेक्टर्स है जहां पर आपको 2-2 महीने पहले भी टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आप जाइए, आपको आराम से टिकट मिल जाती है, वहां पर बहुत ट्रेनें, और क्या इसमें आपको लगता है क्या करने की जरूरत है? जो ट्रैफिक का पैटर्न है, पैसेंजर ट्रैफिक का लॉन्ग डिस्टेंस, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 365 दिन एक ही रिदम में ट्रैफिक चलता है। सीजनल पीक्स होते हैं, जैसे समर में जब स्कूल कॉलेज बंद होते हैं या नॉर्थ से साउथ की तरफ माइग्रेट करते हैं लोग, या दुर्गा पूजा, होली, ये कुछ ओकेजन्स पे बहुत ट्रैफिक हैवी मूव करता है, तो उस वक्त ज़रूर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग। लेकिन आम तौर पे अगर 12 महीने का एवरेज देखा जाए तो रेनी सीजन में या विंटर मंथ्स में बहुत सी ट्रेनें हैं जो पूरी तरीके से
उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारा फ्रेट ट्रैफिक है वो चूंकि उसी ट्रैक पे चलता है जिस पर कि पैसेंजर ट्रेन चलती हैं जी। तो वो ग्रेजुअली, एक पुराने ज़माने में जिन लोगों ने कलकत्ता शहर देखा है जब ट्राम चलती थी तो बड़ा बाजार के एरिया से लोग जो है हावड़ा ट्रेन मिस कर देते थे ट्रैफिक जैम की वजह से। तो मुगल सराय से दिल्ली का जो सेक्शन है वो तकरीबन बड़ा बाजार के जैसा होने जा रहा है। तो उसका ऑल्टरनेटिव रेलवे ने डीएफसीसी का सोचा है। लेकिन चिंता की यह बात है कि इस साल जो 2015-16 का जो आंकड़ा है फ्रेट रेवेन्यू का, वो बहुत चिंताजनक है। 10 मिलियन टन हमारा सीमेंट का ट्रैफिक पिछले साल से घट गया। कंटेनर ट्रैफिक हमारा करीब 10% घट गया है। हमारा इंपोर्टेड कोयला जो 15-20 मिलियन टन था वो नहीं है। तो कहने का है कि पिछले साल 1097 मिलियन टन ट्रैफिक रेलवे ने ढोया था। इस साल 1190 के टारगेट के बजाय उम्मीद है कि 1110 के आसपास हम रुक जाएंगे। यानी तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है। और पावर हाउसेस में 40 से 50 दिन का कोयला जमा है, इन्वेंट्री उनके गले तक दबी हुई है, एकदम जिसको कहा था ना कि बंदूक की नोक पर उनको करवाया जा रहा है। और पहले लोग चिल्लाते थे कि 3 दिन का कोयला और 5 दिन का कोयला। यानी ये बात है। लेकिन जो आपने एक बात की उसमें यहाँ छोटा सा आंकड़ा दे दूं कि भारतीय रेल के बारे में बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि दुनिया की सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली है। 25 किलोमीटर औसत स्पीड होती है हमारी जो माल गाड़ियां होती हैं उसकी, और 70 किलोमीटर यात्री जो गाड़ियां हैं उनकी औसत स्पीड होती है। और वो इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा पटरियां नहीं हैं, तो नेटवर्क आपको बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसमें बात करूं, लेकिन उससे पहले कुछ और लोगों से। Sir, I just want to ask one thing, that what are the various measures which railway are taking in order to tackle the corruption? करप्शन की बात, ठीक है जी। So I want to give one suggestion, like in metro railways, they are providing the facility of token and pass. It is more beneficial for a passenger to use that, because the TCs and all which are running in that railway, they are not cooperating with the passengers. If we have a waiting, then also they are giving the seats to the other person. मुझे पता नहीं ये कितना होगा, लेकिन मैं इस पर, लेकिन साथ साथ एक बार ये भी बता दूं कि एक बात जो करी गई रेलवे ने कि एक आप अपने अकाउंट से महीने में 6 टिकट करा सकते हैं, जो दलालों को दूर करने के लिए। हालांकि इसका कितना असर हो ये अलग बात है, इस पे बात करेंगे जी। सर, रेलवे में हम अगर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो वो मेरे ख्याल से अभी हमारी भारतीय रेल में बहुत कम है। अगर हम माल ढुलाई की भी बात करें तो माल ढुलाई में जैसे अभी आपने एक आंकड़ा दिया कि हमारी जो माल ढुलाई की जैसे हमारी रेल्स हैं तो वो बहुत ही धीमी गति से चल रही हैं, और उनकी मेंटेनेंस पे या बाकी चीज़ों पे उनका जो हम नए प्रावधान तो बना देते हैं, लेकिन जो पुरानी हमारी मशीनरी है उसको मेंटेन करने में और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से अभी कुछ खास काम हो नहीं पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि रेलवे अपनी लाइनों का जाल ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए ताकि रेलों के ज़्यादा आवागमन हो सके और उससे सुविधाएं मिल सके यात्रियों को। बिल्कुल, नेटवर्क तो रेलवे को बढ़ाना ही पड़ेगा। बिना नेटवर्क बढ़ाए जो है आप रेल को रफ्तार नहीं दे सकते, रेल का आधुनिकीकरण नहीं कर सकते। और यहाँ से कोई सवाल जी? सर, अभी रेलवे स्टेशन जाने पे एक इरिटेशन सा होता है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो सर मेजर लाइन्स हैं उसे प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर देते हैं? मेजर लाइन्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज्ड है, अच्छी है, तो बड़ी लाइन से प्राइवेटाइज कर देनी चाहिए। प्राइवेटाइज कर देना चाहिए जी जी जी। मेरा कहना है कि जिस तरह से अभी सफाई की बात थी कि जनता जागरूक नहीं है, अभी हमारे एक बच्चे ने कहा कि ट्रेनों का हाल बुरा है, तो ये बिल्कुल सच बात है कि ट्रेनों का, लेकिन मुझे लग रहा है कि किराया तो बढ़ के रहेगा अब की बार। लेकिन क्या शर्त है कि किराया बढ़ने के बाद क्या ये सफाई वगैरह ये रहेगी ट्रेनों में? कुछ ट्रेनों को मैं नाम बताऊं, मैं सफर करता हूं कि उनमें क्यों सफाई है, क्या उसमें जनता जागरूक नहीं है? उसमें जनता जागरूक है, क्योंकि हमारी गाड़ियों में तो जो इस तरह के डब्बे स्लीपर जो है उनमें तो डस्टबिन तक नहीं है। इसमें थोड़ी सी मानसिकता बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम जहां कूड़ा देखते हैं वहां फेंक देते हैं, इसलिए। पर महेश जी, जो प्राइवेटाइजेशन की एक बात आ रही है, ये बात हो रही है कि भाई क्यों नहीं कुछ लाइन्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ये बार बार एक विकल्प आता है, लेकिन ये भी बहुत संवेदनशील मसला है। क्या कहेंगे आप? प्राइवेटाइजेशन कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हुई है। क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि हम दिल्ली बॉम्बे की लाइन प्राइवेट चलानी शुरू कर दें? जी। आपका मसला क्या यही है कि तमाम गाड़ियां जो चले वो एक प्राइवेट सेक्टर को किसी को दे दे और उनको भी यही कहें कि इसी भाड़े पे चलाएं, उन पे भी ये रिस्ट्रिक्शन डाल दें
नहीं, भाड़ा तो लोग कह रहे हैं भाई आप भाड़ा बढ़ा दीजिए, प्राइवेटाइज कर दीजिए, भाड़ा जो होगा लोग पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद उनको सुविधा मिल जाए। ये प्राइवेटाइजेशन कोई रास्ता नहीं, आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसी ट्रैक पे आप फ्रेट ट्रेन चलाओगे तो कौन कंट्रोल करेगा ट्रैक को? नहीं, श्रीवास्तव जी जो महेश कह रहे हैं वो बहुत एक आप समझने की चीज है कि ये सब एक्सपेरिमेंट दुनिया में भिन्न भिन्न देशों में हो चुके हैं और प्राइवेटाइजेशन कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। पार्शियली सक्सेसफुल हुआ है कहीं एक आध जगहों पर सबसे बड़ा मसला ये है वो फिर घूम फिर के आप जो है वो राजनीतिकरण पे आ जाइए। वो बंद होना चाहिए। अगर कुछ कहना चाह रहे प्राइवेटाइजेशन में रेलवे के सोशली ऑब्लिगेशन रहेंगे राजनीति की वजह से, तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगी? बिल्कुल। प्राइवेटाइजेशन में मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी सेक्टर में जहां भी एक पब्लिक मोनोपोली को प्राइवेट मोनोपोली से रिप्लेस किया जाता है तो पब्लिक के लिए बहुत ही खराब होता है। या तो ना दिल्ली बॉम्बे में आपके पास 11 लाइंस हैं, एक आप प्राइवेट को दे दीजिए, वो कम्पीट करे, वो डिफरेंट है। जब आपके पास एक ही लाइन है, एक ही सेट ऑफ स्टेशन हैं, वो एक मोनोपोलिस्टिक सी सिचुएशन है, तो उसमें प्राइवेटाइजेशन कोई हल नहीं है। दूसरा, कई तरह की सर्विसेज होती हैं, कम्युनिकेशन है, सिग्नलिंग है, ट्रैक है, टीटी है, सिक्योरिटी है, आप क्या क्या प्राइवेटाइज करोगे? एक्चुअली दे आर टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड। सर्विसेज को डिले इतना करते हैं 6 घंटे तक, 6 आवर्स तक मतलब रुक जाता है बीच में और अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रहा है। तो कौन बात इसको फुल आंसर फॉर ऑल दिस? ये एक बड़ी बात है, अकाउंटेबिलिटी तो होनी ही चाहिए, लोग पे भी करें, लोग बाकी सब चीजें चाहते हैं, लेकिन ये तो चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से रेलवे चलेगी। लेकिन इसके अलावा जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा है रेल से। जाहिर तौर पर इतनी बड़ी तादाद में लोग रेल में सफर करते हैं तो उनकी उम्मीदें भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी इन उम्मीदों पर जो सवाल इन उम्मीदों को लेकर उठे उन पर एक बार फिर से अपने विशेषज्ञों से बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार गया। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये।
और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी, पान नहीं थूकने दूंगा, केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रेल बजट की। 25 फरवरी को रेल बजट पेश होगा। लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस रेल बजट से, उस पर हम बात कर रहे हैं और रेलवे के पास क्या विकल्प हैं। कुल मिलाकर यह है कि रेलवे को अपनी आय तो बढ़ानी है, उसके लिए तमाम तरह के सुझाव आए, जिनमें यात्रियों से जुड़ा, लोगों से जुड़ा एक बात तो कम से कम है कि रेलवे को अपना किराया तो बढ़ाना ही पड़ेगा और रेल यात्री को भी ज्यादा भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन लोग साथ साथ ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा भी चाहते हैं। हिमांशु जी, बड़ी सारी बातें आई कुल मिलाकर, इन बातों से क्या आपको लगता है निकल कर आ रहा है और क्या दरअसल आपको लगता है कि क्या रास्ता दिखता है सुरेश प्रभु जी के लिए? देखिए, एक पहली बात है सुरेश प्रभु जी का ट्रैक रिकॉर्ड, जो पहले पिछली गवर्नमेंट में मंत्री रह चुके हैं और जैसे एक फॉर्मर रेलवे ऑफिशियल ने बोला कि पिछला बजट एक था जो पॉलिटिसाइज नहीं था, तो उनसे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी एक्शन किया है, जैसे एक लोकोमोटिव का टेंडर था, बहुत बड़ा टेंडर था जो कई सालों से अटका हुआ था, उन्होंने वो क्लियर कर दिया। उसके लिए अब एक फैक्ट्री वगैरह बन रही है, तो उम्मीद काफ़ी है और मुझे पूरी होप है कि वो कुछ अच्छा ही करेंगे। दूसरा, आई थिंक बहुत क्रिटिकल है कि आप टैरिफ फिक्सिंग रोल को कंप्लीटली डिपॉलिटिसाइज कर दीजिए। एक रेगुलेटरी बॉडी एम्पावर्ड होनी चाहिए, जैसे पावर सेक्टर में है। अब कोई स्टेट गवर्नमेंट
पावर टैरिफ नहीं बढ़ा सकती, तो एक रेगुलेटर बना है जो अभी एकदम परफेक्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आप इस फंक्शन को थोड़ा डीपोलिटिसाइज करते हैं और एक प्रॉपर रेगुलेटर ले आए, तो बेसिक रेलवे इकोनॉमिक्स में काफी सुधार हो जाएगा। बीएन पुरी साहब, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बहुत दोहन हो चुका है, जैसा हम बार बार लगातार कह रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, उस पर लगता है आपको कि इस बजट में कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ने का कोई रास्ता हो सकता है, जिससे कि कम से कम ये एक सेक्टर हो जिसमें जो कि आगे जाके और ज्यादा बढ़े? मेरा अपना विचार है कि ये इस वक्त डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ज़्यादा पैसा देंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देंगे, बिकॉज वो इम्प्लीमेंटेशन की मेन प्रॉब्लम ये है कि इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो ये कि 90% जमीन का अधिग्रहण हो गया, ऐसी खबरें आ रही है, तो इसका मतलब शायद अब उसको पुश देने की जरूरत है। पुश देने के लिए मे बी वो कोई नए फ्रेट कॉरिडोर भी अनाउंस करें, बिकॉज 6 फ्रेट कॉरिडोर और हैं, 2-4 फ्रेट कॉरिडोर और हैं, वो भी शायद अनाउंस करें कुछ इस बजट में। उसपे भी चल रही है बातचीत, शायद वो करें। कैपेसिटी ऑगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना पड़ेगा, वो शायद उसके कुछ इस बजट में उसका कुछ पॉलिसी का निर्धारण हो। विजय ठाकुर जी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा पैसेंजर फ्रेंडली हो, ताकि टूरिस्ट भी और रोज लोगों की एक जो समस्या आई, वो लोग सुरक्षा की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, इसके अलावा भी आपको लगता है और भी कई जगह जहाँ पे यात्रियों के हिसाब से, टूरिस्ट के हिसाब से सोचने की जरूरत है? हाँ, इनको ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट ट्रेन चलानी चाहिए जो फास्टर हो और अपग्रेडेड वर्जन हो ट्रेन का। तो इनको ये आने वाले समय में इनको दे विल हैव टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। तो जहाँ पे जो टूरिज्म आए तो उनके पता लगे कि भाई ये सेम है। आज हम कहते हैं कि इंडिया पता नहीं कहाँ पहुँच गया है, लेकिन वो जब आप व्हेन यू कम टू द रेलवे आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप चाइना में जाइए, सेम इकोनॉमी, सब कुछ है, सेम नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर ऑल्सो, और वहाँ पे जाके देखिए एक मैंने बहुत ट्रैवल किया है, ओवरनाइट जर्नी आप करेंगे, एक स्पेशल अटेंडेंट होता है आपके कंपार्टमेंट में जो रात को आपके जूते तक ठीक करके रखता है। आप उनकी डेडिकेशन देखिए, और रात को 3 दफा वो उसमें झाड़ू लगाता है। जी 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 जी, यानी आप कह रहे हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से जा रही है, उससे कदम ताल रेलवे नहीं कर पा रही है, वो करना बड़ा जरूरी है। इनको सुपरफास्ट ट्रेन चलानी पड़ेगी, इनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी ताकि ज्यादा पैसा बना सकते हैं। पैसा कोई दिक्कत नहीं है, इतना ट्रैफिक है। अगर आप पैसेंजर ट्रैफिक ऑलरेडी इन्होंने कम बताया है कि भाई फ्रेट पे ध्यान दे रहे थे, पैसेंजर पे ध्यान ही नहीं दिया, तो पैसा कहाँ से आएगा? महेश जी, आपको लगता है कि अब रिफॉर्म्स का टाइम आ गया है, बड़े रिफॉर्म्स कुछ रेलवे के लिए करने पड़ेंगे? दरअसल आईटी का बहुत यूज होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि सुरेश प्रभु जी आईटी पे ज्यादा ही तवज्जो देने वाले हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे देखिए, उन्होंने कुछ चीजें अभी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करी हैं। वो खुद ट्वीट भी करते हैं। और ट्वीट करने वालों को तुरंत खाना, बच्चों को दूध भी मिल जाता है। जो नहीं, और जो अभी किसी ने कहा कि सुरक्षा की बात है, लेडी हैड कंप्लेंट और तुरंत सुरक्षा करने पहुंच जाते हैं। अगले स्टेशन पे वहां पे प्रोटेक्शन के लिए लोग पहुंच गए थे। देखिए, गाड़ी पकड़ने से पहले टिकट खरीदना है और इंफॉर्मेशन चाहिए, पहुंचने के बाद गाड़ी ठीक चलनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, खाना ठीक मिलना चाहिए। तो जो पहले के पोर्शंस हैं उसमें काफी रिफॉर्म्स आ सकते हैं आईटी के हेल्प से। जी, कुछ आ भी गए हैं। कंप्यूटराइज रिजर्वेशन हो रहा है। करीब 4 लाख लोग रोज इंटरनेट से बुकिंग करते हैं। 6 लाख तो रिजर्वेशन ऑफिस में जाते हैं, 4 लाख लोग इंटरनेट से बुकिंग करते हैं। अगर आपके मोबाइल पे टिकट हो जाए, जैसे आप एयरलाइंस पर जा रहे हो, आपकी टिकट जो है मोबाइल फोन पे है, पेपरलेस है, देयर कैन बी अनदर एरिया ऑफ रिफॉर्म्स चेंज। बहुत सी सुविधाएं आ सकती हैं विद द यूज ऑफ आईटी। यानी इस बजट में आईटी, महेश जी का मानना है आईटी पर बहुत फोकस हो सकता है रिफॉर्म के हिसाब से। के अग्रवाल जी, 800 करोड़ यात्री हर साल ट्रैवल करते हैं और अभी बहुत से लोग हैं जो ट्रैवल नहीं कर पाते, जिनको टिकट नहीं मिलती, जो टिकट नहीं मिलती तो हवाई जहाज से चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर रेलवे को अपनी कैपेसिटी यात्रियों के हिसाब से भी बढ़ानी तो पड़ेगी। उसके लिए क्या करा जा सकता है? क्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होने के बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं ज्यादा ट्रेनें, ज्यादा यात्रियों की सुविधाएं? हिंदुस्तान में आज की स्लो अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में भी करीब 3500 मिलियन टन ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसमें से 1100 मिलियन टन रेलवे के जिम्मे है,
जो कि 4.5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, फ्यूल एफिशिएंट और फ्रेंडली टू इन्वायरमेंट एंड कार्बन पॉइंट्स वगैरह वगैरह। फिर भी 1100 मिलियन से हम बढ़ते नहीं हैं, 2400 मिलियन टन दूसरे से जा रहा है। अब सवाल यह है कि आप चाहे 2 फ्रेट कॉरिडोर बनाइए कि 6 बनाइए कि 12 बनाइए, उससे बिजनेसमैन को बहस नहीं है। वो देखेगा कि मेरे को सस्ता और रिलायबल कौन सा है। ऑलरेडी आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है इसमें ये दुर्दशा है कि आपके पास में इंडेंट्स नहीं है, आपकी कैपेसिटी आइडल पड़ रही है इस वक्त। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने मैंने 40 साल रेलवे में गुजारे सर्विस में, वो कुरुक्षेत्र का मैदान होता था। अब लगता है कि कुरुक्षेत्र खत्म हो गया, वहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है। तो मेरा ये कहना है साहब कि सोच बदलनी पड़ेगी, हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, आप एलपीजी में 500 रुपये देते थे पहले सब्सिडी, जब $100 का भाव था क्रूड का, अब वो घट के मान लीजिए 150 रुपये पे आ गया। सरकार ने डीबीटी कर दिया, ठीक है ना। तो मेरा कहना है, मुझे कोई बहस नहीं, आप 35,000 करोड़ देश की सरकार जनता को रेवड़ी बांटे, लेकिन वो आप डायरेक्ट दीजिए, आप रेलवे पे बोझ मत दीजिए, तो सिस्टम टूट जाएगा। और सीधी बात है कि 1100 मिलियन टन कैसे बढ़े उसकी नहीं चिंता हो रही है। सोच बदलिए, साहस करिए, वो चिंता नहीं हो रही है। केवल फ्रेट कॉरिडोर नया बनाने से ट्रैफिक नहीं आएगा। के अग्रवाल जी, पर श्रीवास्तव जी, आपने कई बजट प्रक्रियाओं का हिस्सा रहे हैं, रेल बजट प्रक्रियाओं का। सुरेश प्रभु जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, उनकी जो मन में जो कुछ चल रहा है उसको देखते हुए, आपको क्या लगता है किस तरह का बजट होगा? आपकी अपेक्षा क्या है? देखिए, मन में क्या चल रहा है तो किसी को पता नहीं चल सकता, पर उनके पास विकल्प क्या है, ये सवाल प्रश्न है। क्योंकि बजट बताते समय आपके सामने समस्याएं बहुत सी होती हैं, उनके लिए आपको विकल्प ढूंढने पड़ते हैं। समस्या जो आप लोग कह रहे हैं, थोड़ा मेरे ख्याल से उसमें विसंगतियां भी हैं। आपने डिमांड एंड सप्लाई की बात करी कि साहब डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, पैसेंजर में, रिजर्वेशन में वगैरह में। आपको मालूम है 2013-14 में, जबकि 2012-13 में कम से कम 200 नई गाड़ियां इंट्रोड्यूस करी गई थी, पैसेंजर किलोमीटर जो है वो 3% माइनस रहा है। Yes. आप सोचिए कि क्या वजह है कि जहां पर कि हम समझते हैं कि कैप्टिव ऑडियंस है, वो कहीं और चल रही है। अगर किराए आप बढ़ा दीजिएगा, मगर अगर आप उनको विकल्प नहीं देंगे कि वो आपकी रेल पे सफर करें, बेहतर सर्विस देंगे, स्पीड बड़ी भारी चीज हो गई है आजकल, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर जो बस से चलने वाला आदमी है उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो अब जो मैं समझता हूं कि केवल एक बुलेट ट्रेन बनाने के बजाय अगर आप 10 जगह 200 किलोमीटर वाली गाड़ियां चलाएं उतना ही पैसा खर्च करके, तो मेरे ख्याल से ये विकल्प बहुत बेहतर होगा। क्योंकि 80,000 करोड़ एक जगह लगाने से 80,000 करोड़ अगर आप 10 जगह लगाकर कम से कम 10 गुने ट्रैफिक को आप आराम दीजिए, तो वो ज्यादा। विशेषज्ञों की माने तो कई सारे विकल्प हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु के सामने। इनमें से कितने विकल्पों पर किस तरह से आगे बढ़ते हैं, कितना साहस दिखाकर आगे बढ़ते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जहां तक आम लोगों की बात है, आम यात्रियों की बात है, आम यात्री को रेल में सफाई चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और आम आदमी का कहना है, आम लोगों का ये कहना है कि ये चीजें अगर मिलेंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार है। इन सब के बीच क्या रेल मंत्री के मन में चल रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इंतजार रहेगा 25 फरवरी का। देखते हैं कि जब रेल की सफर उनका जब शुरू होता है, रेल की जब उनकी पटरी दौड़ेगी संसद से, तो किस दिशा में जाएगी, इसका हम सबको इंतजार रहेगा। फिलहाल चर्चा में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब तमाम विशेषज्ञों का, और सभी आम लोग जो आप सब शामिल हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।